वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार साथियों, स्टडी फर्स्ट सदस्य में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग यूपीपीएससी मेंस 2025 के संबंध में महत्वपूर्ण क्वेश्चंस उनके मॉडल आंसर्स को देख रहे हैं। आज हमारा डे 8 है और जिसमें आपको ये GS1 से लेकर GS6 तक के सभी क्वेश्चंस को कराया जाएगा। इसमें आपके जो यूपीपीएससी में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो एक 8 नंबर में आता है, एक 12 नंबर में आता है। तो 8 नंबर वाला होता है वो आपको 125 वर्ड में लिखना होता है, जो 12 नंबर में होता है आपको 200 वर्ड में लिखना होता है। जब भी आप क्वेश्चन को शुरू करें तो इनको लिमिट को देख लें कि 8 नंबर में पूछा गया तो 12 नंबर में पूछा गया, उसी के अनुसार अपने क्वेश्चन को लिखें। ठीक है, और आपके जो क्वेश्चंस दिए गए हैं वो हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में दिए गए हैं। तो पढ़ते हैं आज का पहला सवाल। पहला सवाल हमारा ये है कि रूसी क्रांति के क्या कारण थे, इसने रूसी समाज को किस तरह से नया आकार दिया और रूसी क्रांति ने भारत के स्वतंत्रता संग्राम को कैसे प्रभावित किया। तो हमारा जो वर्ल्ड हिस्ट्री होता है उससे ये पूछा गया सवाल है हमारा, किससे? रूसी क्रांति से। ठीक है, व्हाट वर द कॉजेज ऑफ रशियन रिवोल्यूशन, इन व्हाट वेज डिड ई रीशेप इन रशियन सोसाइटी एंड हाउ डिड द रशियन रिवोल्यूशन इम्पैक्ट इंडिया हिस्टोरिकल फॉर इंडिपेंडेंस। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 1। तो सबसे पहले को बताना पड़ेगा इंट्रोडक्शन में। इंट्रोडक्शन क्या लिख सकते हैं कि रूसी क्रांति 1917 में लेनिन के नेतृत्व में बोल्शेविक पार्टी द्वारा जार निकोलस द्वितीय को कार्ड फेंक के द्वारा की गई। इसके माध्यम से 300 साल के अंदर कुछ जारजिस्ट शासन का अंत हुआ। इस तरह आपको भी लिख सकते हैं, जारजिस्ट शासन का अंत हुआ। ये हो गया इंट्रोडक्शन हमारा रशियन रिवोल्यूशन का। ठीक है, अब हम देखते हैं ये रशियन रिवोल्यूशन हुआ था, इससे कारण कहते हैं, जो कि हमारा सवाल भी है। तो पहला कारण क्या था हमारा? जारशाही निरंकुशता, मतलब जो वहाँ का जार था यानी राजा था वो एकदम निरंकुश था। ठीक है, तो ये पहला पॉइंट हो गया। दूसरा क्या है, उस जार के शासन में भ्रष्टाचार का मुद्दा व्यापक रूप से फैला हुआ था, यानी भ्रष्टाचार बहुत अधिक था। तो ये दूसरा मुद्दा हो गया व्यापक भ्रष्टाचार। तीसरा क्या है, नागरिक अधिकारों का अभाव। जब राजा निरंकुश है तो नागरिक अधिकार कहाँ से होंगे? जब नागरिकों को अधिकार प्राप्त नहीं थे तो लैक ऑफ सिविल राइट्स, इसी कारण क्या कहते हैं एक जनता में विद्रोह की भावना उत्पन्न हुई। इसके अलावा रूस जापान युद्ध 1904 का जो रूस जापान युद्ध हुआ था, इसमें रशिया की पराजय हुई। लोगों का इसका विरोध करना, क्या कहते हैं, लोगों में इसके बारे में क्या कहते हैं भावनाएं विद्रोह के रूप में उभर कर सामने आई, क्योंकि हम लोग रशिया से जापान से कैसे हार गए, ऐसे रशियन लोगों का मानना हुआ। तो रूस जापान युद्ध भी एक महत्वपूर्ण कारण था जिसने विद्रोह को बढ़ावा दिया और रूसी क्रांति को आगे बढ़ावा मिला। इसके अलावा जो इंडस्ट्रियल वर्कर्स थे, मतलब जो वहाँ काम करने वाले लोग थे, उनके श्रमिक थे, उनकी दशा बहुत ही खराब थी। उनके लिए वेजेस यानी उनकी मजदूरी थी बहुत कम थी, आराम की दशा नहीं थी। ठीक है, इसके अलावा 24 घंटे में बहुत सारे 18 घंटे, 20 घंटे, 54 घंटे काम करना पड़ता था। ये सारी कंडीशंस थी, बहुत खराब थी, जिसकी इंडस्ट्रियल वर्कर्स थी। तो छठा पॉइंट क्या था हमारा? किसानों में असंतोष। जो हमारे किसान थे, मतलब रशिया के किसान थे, उनमें असंतोष पैदा हो रखा था, जिसके कारण उनको जो वहाँ की कीमत थी बहुत कम मिल पा रही थी। ठीक है, इसके अलावा किसानों में भुखमरी लगातार बढ़ती जा रही थी। किसानों के पास राइट्स नहीं थे, ज़मीन नहीं थी। जमींदार किसके पास? ज़मीन किसकी थी? किसके पास थी? जमींदारों के पास। तो ये सारे मुद्दे थे जो किसानों में असंतोष को बढ़ावा मिला। इसके अलावा फर्स्ट वर्ल्ड वार में भागीदारी। रूस ने जब फर्स्ट वर्ल्ड वार में भागीदारी करी तो वहाँ क्या हुआ? महंगाई बढ़ी और जितने भी संसाधन थे वो युद्ध में झोंक दिए गए, जिससे महंगाई बढ़ी, लोगों में असंतोष बढ़ा, भुखमरी, ये सारे क्या कहते हैं समस्या उत्पन्न होती चली गई, जो कि एक महत्वपूर्ण कारण बना रशियन रिवोल्यूशन का। ठीक है, कि ये सारे पॉइंट हो गए हमारे रूसी क्रांति के कारणों का। अब हम देखते हैं रूसी क्रांति का रूस पर क्या प्रभाव पड़ा। ठीक है, तो ये इम्पैक्ट ऑन रशिया। तो पहला क्या था? चेंज इन पॉलिटिकल ऑर्डर। तो राजनीतिक व्यवस्था में क्या बदलाव आया? जार शासन का अंत हो गया। ठीक है, सोवियत संघ का निर्माण किया गया और इसके माध्यम से पंच सेंट्रलाइज प्लानिंग 5 वर्षीय योजना 5 ईयर प्लान, जो हम लोग बाद में अपनाते हैं नेहरू जी के नेतृत्व में 5 ईयर प्लान, इसकी शुरुआत कहाँ से होती है? रशिया से ही। तो ये हो गया हमारा चेंज इन पॉलिटिकल फैक्टर। अब इकोनॉमिक फैक्टर देखते हैं। इकोनॉमिक चेंज क्या है हमारा? इसके माध्यम से निजी स्वामित्व है, प्राइवेट ओनरशिप है, इसको समाप्त कर दी गई। जैसे मान ली संपत्ति है, पहले ये इसका राजा, मतलब इसका स्वामी एक था, फिर इसका स्वामी एक था, फिर इसका स्वामी एक था, इन सभी को खत्म कर दिया गया, यानी प्राइवेट ओनरशिप को खत्म कर दिया गया। इन सबका मालिक किसको बनाया गया? स्टेट को, जिसको? सोवियत यूनियन को। ठीक है, उसके अलावा लैंड रिफॉर्म, किसानों को समस्याओं को हल करने के लिए भूमि सुधार को बढ़ावा दिया गया, लैंड रिफॉर्म को बढ़ावा दिया गया। इसके अलावा बेनिफिट्स टू द पीजेंट्स एंड इंडस्ट्रियल वर्कर्स, जो हमारे श्रमिक थे, हमारी रशिया के जो श्रमिक थे और किसान थे, उनको लाभ पहुंचाने के लिए विभिन्न स्टेप्स को आगे बढ़ाया गया। ठीक है, तो ये हो गया हमारा इकोनॉमिक चेंज। इसके अलावा सोशल चेंज क्या था? जब क्या कहते हैं प्राइवेट ओनरशिप समाप्त हो गई तो जो बहुत बहुत बड़े क्या कहते हैं जमींदार थे उनके पास, और बहुत सारे लोग थे भूमिहीन थे, मतलब असमानता बहुत ज़्यादा थी, वो खत्म हो गई और सोशल इक्विटी को बढ़ावा मिला। तो ये क्या होगा? सामाजिक परिवर्तन, समानता। इसके अलावा सामाजिक कल्याण के लिए, सोशल वेलफेयर के लिए फ्री एजुकेशन, मेडिकल फैसिलिटीज़ को बढ़ावा दिया गया और महिलाओं के उत्थान के लिए विभिन्न प्रयास किए गए। तो ये हो गए सोशल चेंज। ठीक है, इस तरह हमने बता दिया। तो हम देखते हैं भारत पर क्या प्रभाव पड़ा। इम्पैक्ट ऑन इंडिया नेशनलिस्ट मूवमेंट। तो इसका प्रभाव क्या पड़ा कि भारत में भी उपनिवेश विरोधी, जैसे उपनिवेश विरोधी भावना,
आंदोलन को बढ़ावा, जैसे उन्होंने रसिया में जो शासन था उसको उखाड़ फेंका गया, तो भारतीयों को भी लगा कि अगर हम लोग रसिया की तरह करते हैं तो ईस्ट इंडिया का शासन है इसको भी हम लोग उखाड़ फेंक सकते हैं। तो उन्होंने आंदोलन की प्रेरणा आंदोलन की जो प्रेरणा थी उसको बढ़ावा मिला। इसके अलावा समाजवादी विचारों मतलब समानता को बढ़ावा देने के जो विचार थे, ये सभी समान है, इसको भी बढ़ावा मिला, समाजवादी विचारों का प्रचार हुआ। इसके अलावा भारत में साम्यवादी आंदोलन सीपीआई का गठन किया गया, कम्युनिस्ट इंटरनेशनल पार्टी, ठीक है? सीपीआई साम्यवादी आंदोलन को बढ़ावा मिला किसमें? भारत में। इसके अलावा कि हमारे जो विभिन्न किसान आंदोलन थे, कहीं न कहीं हमें रसिया के रूसी क्रांति से प्रभावित दिखाई पड़ते हैं। इसमें तेभागा आंदोलन, मालाबार विद्रोह और चंपारण सत्याग्रह जैसे आंदोलन शामिल हैं, ठीक है? तो ये होगा पॉइंट नंबर 4। पॉइंट नंबर 5 क्या है हमारा? कट्टरपंथी तरीके, जो रेडिकल मेथड्स थे, कैसे? हिंसा के माध्यम से परिवर्तन, हिंसा के माध्यम से परिवर्तन, क्योंकि रूस में भी हिंसा के माध्यम से ही ज़ारशाही के शासन को समाप्त किया गया। तो इस तरह के जो रेडिकल मेथड्स थे इनको भी बढ़ावा मिला। इसके अलावा अंतर्राष्ट्रीय समर्थन, क्या कहते हैं? इंटरनेशनल सपोर्ट, बहुत सारे देशों के द्वारा, रसिया के द्वारा भी भारत के जो उपनिवेश विरोधी आंदोलन था इसको सपोर्ट किया गया, तो इंटरनेशनल सपोर्ट भी भारत को मिला। इसके अलावा भारत में सोशल इक्वलिटी की डिमांड थी, इसको लगातार बढ़ावा मिलने लगा, क्योंकि भारत में जो 4 वर्ग थे, छुआछूत की प्रथा थी, छुआछूत था, ठीक है? इसके अलावा जो दलित वर्ग था, उनमें छुआछूत की प्रथा दिखाई पड़ती थी, तो इन सभी के लिए समानता की मांग की गई, ठीक है? इसके अलावा क्रांतिकारी आंदोलन जिसमें HSRA और गदर पार्टी, इनको भी कहीं न कहीं बढ़ावा देने में हमको रूसी क्रांति की भूमिका दिखाई पड़ती है, ठीक है? इस तरह होगा हमारा सवाल नंबर पहला हो गया कंप्लीट। इस तरह आप कोई भी कंक्लूजन को लिख करके इसका अंत कर सकते हैं, ठीक है? तो ये हमारा जीएस संबंधी सवाल हो गया वर्ल्ड हिस्ट्री से। अब हम देखते हैं सवाल नंबर 2। सवाल नंबर 2 हमारा पॉलिटी से है, और सवाल नंबर 2 पूछा गया है कि क्या कहते हैं? राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा भारतीय संविधान द्वारा गारंटीकृत मौलिक अधिकारों और केंद्र राज्य संबंधों को प्रभावित करती है, वर्णन करें, ठीक है? तो ये हमारा सवाल किससे? राष्ट्रीय आपातकाल से संबंधित, इमरजेंसी से संबंधित सवाल है हमारा पेपर 2 से, पॉलिटी से। तो सबसे पहले हमको बताना पड़ेगा इंट्रोडक्शन में क्या बता सकते हैं हम लोग? इंट्रोडक्शन में हम लोग बता सकते हैं, अनुच्छेद 352 के तहत राष्ट्रपति अनुच्छेद 352 के तहत राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कर सकते हैं जब भारत या उसके किसी भाग की सुरक्षा युद्ध या बाह्य आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह के कारण खतरे में हो। इस तरह आप देख सकते हैं आर्टिकल 352 में जो इंट्रोडक्शन हो सकता है। अब हम देखते हैं आपातकाल के समय जो केंद्र राज्य रिलेशंस हैं, केंद्र राज्य संबंध है, इनमें क्या प्रभाव पड़ता है? तो पहला प्रभाव देखते हैं कार्यपालिका, एग्जीक्यूटिव, किसको? एग्जीक्यूटिव। तो पहला मामला क्या है हमारा? सेंटर बिकम एंटाइटल्ड टू गिव डायरेक्शन ऑन एनी मैटर, यानी केंद्र किसी पर मामले पर केंद्र सरकार को किसी मामले पर निर्देश देने का हकदार हो जाता है। मतलब केंद्र सरकार किसी भी राज्य को, किसको? स्टेट गवर्नमेंट को किसी भी मामले में निर्देश दे सकती है। तो ये पहला पॉइंट होगा। इसके अलावा राज्य सरकारें केंद्र के पूर्ण नियंत्रण में आ जाती हैं, क्योंकि जब पूरा नियंत्रण इसके पास हो जाता है, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास, ठीक है? निर्देश भी कौन देगा? सेंट्रल गवर्नमेंट। और जो स्टेट गवर्नमेंट है उस पर किसका नियंत्रण हो जाएगा? सेंट्रल गवर्नमेंट का। तो ये वो हमारा एग्जीक्यूटिव संबंध। इसके अलावा हम देखते हैं विधायी, लेजिस्लेटिव में क्या परिवर्तन आता है? मतलब संसद राज्य सूची के विषय हैं, तो किसी भी विषय पर जो राज्य सूची का है उस पर कानून बना सकती है, ठीक है? जैसे मान लेते हैं हम लोग पुलिस, यानी एग्रीकल्चर है, एग्रीकल्चर हमारा स्टेट लिस्ट का कानून, मतलब हर सूची का विषय है, पर जब आपातकाल लगा होगा तो संसद इस पर भी कानून बना सकती है। यदि संसद सत्र में नहीं है तो राष्ट्रपति राज्य के विषयों पर क्या कर सकते हैं? अध्यादेश जारी कर सकता है। संसद सत्र में नहीं, मतलब लोकसभा का विघटन हो रखा है, तो राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकते हैं राज्य सूची के विषय पर भी। ये हो गया हमारा विधायी। इसके अलावा वित्तीय क्या है? वित्तीय क्या है हमारा? राष्ट्रपति केंद्र और राज्यों के बीच राजस्व के संवैधानिक वितरण है उसको संशोधित कर सकती है, जो वित्त आयोग के माध्यम, फाइनेंस कमीशन के माध्यम से जो फंड दिया जाता है राज्यों को, उसको भी प्रभावित कर सकता है कौन? आपातकाल, ठीक है? तो ये हमारे वित्तीय संबंध, ठीक है? अब हम देखते हैं फंडामेंटल राइट को कैसे प्रभावित करता है। इसमें आर्टिकल 358 है हमारा। 358 क्या कहता है? इसके द्वारा अनुच्छेद 19 द्वारा जितने भी हमारे मौलिक अधिकार हैं उसका निलंबन हो जाएगा। जब भी 358 लागू होगा तो जो हमारे फंडामेंटल राइट है आर्टिकल 19 के तहत उनका निलंबन हो जाएगा। इसके अलावा हमारे 44वें संविधान संशोधन है जो 1978 में लाया, उसके द्वारा 2 प्रतिबंध लगाए गए। इसका जो प्रतिबंध लगाए गए उसमें क्या था कि केवल युद्ध या बाह्य आक्रमण के आधार पर निलंबन होगा, सशस्त्र विद्रोह के आधार पर नहीं। मतलब जो आर्टिकल 19 है हमारा, इसमें जब निलंबन होगा तो केवल भारी युद्ध होना चाहिए या भारी आक्रमण होना चाहिए, तभी लागू होगा। सशस्त्र विद्रोह के आधार पर ये आर्टिकल 19 निलंबन नहीं होगा। इसके अलावा केवल आपात स्थितियों से संबंधित कानून को संरक्षित किया जाएगा, अन्य कानूनों को नहीं। मतलब जो भी कानून है हमारे, जो आपातकाल मान लेते हैं हम लोग 1975 से 1978 तक आपातकाल लागू किया गया, तो इस संबंध में जो भी कानून बने उनके लिए संरक्षित किया जाएगा। इसके अलावा 1975 से पहले और 1978 के बाद जो भी कानून बनेंगे उनको संरक्षित नहीं किया जाएगा। ये कुछ पॉइंट थे हमारे जो 44वें संविधान संशोधन के माध्यम से जोड़े गए, ठीक है? तो ये हो गया हमारा अनुच्छेद 358। तब हम देखते हैं 359, अनुच्छेद 359, 359। इसमें क्या है? इसमें
जितने भी हमारे मौलिक अधिकार हैं, अन्य मौलिक अधिकार हैं, केवल 20 और 21 को छोड़ के उन सभी का निलंबन हो जाएगा, ठीक है? ये हो गया सवाल नंबर सॉरी आर्टिकल 359 के प्रोविजंस में एक में से एक कि सारे अधिकार हमारे यहाँ उनका निलंबन हो जाएगा 20 और 21 को छोड़ के, ठीक है? इसके अलावा राष्ट्रपति हमारा जो राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकार के प्रवर्तन के लिए किसी भी न्यायालय में जाने के अधिकार को निलंबित कर सकता है। मान लेते हैं हम लोग फंडामेंटल राइट अगर हमारा उल्लंघन हो रहा है, तो हम लोग डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, ठीक है? अगर आपातकाल लगा होगा, तो जो फंडामेंटल राइट के उल्लंघन का सुप्रीम कोर्ट जाने का हमारा जो अधिकार है, इसको राष्ट्रपति निलंबित कर सकता है। तो ये हुआ सेकंड पॉइंट। और थर्ड पॉइंट क्या है हमारा? केवल बेमौलिक अधिकार निलंबित किए जाते हैं, जो राष्ट्रपति के आदेश से निर्दिष्ट होते हैं। मान लेते हैं राष्ट्रपति बोलेगा कि केवल आर्टिकल 23, 24, 25 केवल यही निलंबित होंगे, तो केवल यही वाले निलंबित किए जाएंगे, ठीक है? तो ये हो गया अनुच्छेद 359। इसके अलावा प्रतिबंध क्या है हमारा? प्रतिबंध ये है कि राष्ट्रपति अनुच्छेद 20 और 21 द्वारा गारंटीकृत अधिकारों के प्रवर्तन के लिए न्यायालय जाने के अधिकार को निलंबित नहीं कर सकते। यानी अगर हमारा 20 और 21 का उल्लंघन हो रहा है, तो हम लोग न्यायालय जा सकते हैं, इसके लिए राष्ट्रपति भी नहीं रोक सकता, ठीक है? इसके अलावा हमने ऊपर भी बताया था कि केवल आपातकाल के संबंधित कानून को ही संरक्षित किया जाएगा, अन्य कानून को नहीं। ये वाला हमने आपको बताया था ना, 1975 वाला, 1978 वाला। तो ये लाइन यहीं पे लिखी गई है, ठीक है? तो ये लाइन हो गई हमारी, ये हो गया सवाल नंबर 2 हमारा। और लास्ट में आपको कंक्लूजन लिख देना है, ठीक है? और एक आप लोग मैप बना सकते हैं कि कब कब हमारे यहाँ आपातकाल लागू किया गया, ठीक है? जैसे चाइना पाक युद्ध हुआ हमारा, चाइना से युद्ध हुआ, पाक से युद्ध हुआ, 1975 में इंदिरा गांधी के द्वारा इमरजेंसी लगाई गई। तो ये वाले एग्जाम्पल्स को आप लोग इस तरह का ट्रायंगल बना के दिखा सकते हैं, ठीक है? तो ये हो गया हमारा सवाल नंबर 2। और लास्ट में आपको कंक्लूजन लिख देना है कि इसका कंक्लूजन है। तो आगे बढ़ने से पहले आप सभी के लिए एक छोटी सी जानकारी है कि कोई भी बच्चा जो यूपीपीएससी मेंस 2025 देखना चाहता है या आगे मेंस की तैयारी करना चाहता है और गारंटेड सिलेक्शन लेना चाहता है, तो वो स्टडी फाइल सर्विस के पैराग्राफ जुड़ सकता है, जो हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में है। इसमें आपको GS1 से लेकर GS6 तक का कंप्लीट मटेरियल दिया जाएगा। यूपी स्पेशल में यूपी बजट, इकोनॉमिक सर्वे, करंट अफेयर्स, गवर्नेंस स्कीम, इन सभी को प्रोवाइड कराया जाएगा। और जनरल हिंदी की तैयारी के लिए जो 150 नंबर की आती है, आपको कंप्लीट मटेरियल दिया जाएगा, 10 टेस्ट कराए जाएंगे, फुल चेकिंग होगा, कंप्लीट मटेरियल आंसर राइटिंग भी होगी और फीडबैक भी आपको दिया जाएगा, ठीक है? इसके अलावा जो बच्चा चाहता है कि एग्जाम में आने से पहले वो कुछ उन क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर ले जो एग्जाम में आने वाले हैं या आ सकते हैं, डायरेक्ट एंडर, तो आपके लिए 3 डेली मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस कराए जाएंगे। कौन को मॉडल आंसर इस कॉलेज में मिलेगा। विदाउट मॉडल आंसर वाला भी आपको प्रोग्राम चलाए जा रहे हैं। 2 तरह के प्रोग्राम है, विदाउट मॉडल आंसर, मॉडल आंसर। तो GS1 से लेकर GS6 तक का होगा, हिंदी इंग्लिश दोनों भाषा में होगा। और निबंध के लिए आप लोग हमसे जुड़ सकते हैं, जिसमें 36 टॉपिक कराए जाएंगे, फीडबैक आपको दिया जाएगा, मॉडल आंसर्स भी आपको दिया जाएंगे, पर्सनल गाइडेंस भी दिया जाएगा। और हिंदी इंग्लिश दोनों भाषा में ये लोग आपके लिए कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं, हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषा में, ठीक है? लास्ट में हमारे द्वारा टेस्ट सीरीज भी चलाई जा रही है, जो कि दोनों भाषाओं में है। इसमें अंदर सबको मॉडल आंसर दिए जाएंगे, कंप्लीट आंसर राइटिंग फीडबैक दिया जाएगा, पर्सनल गाइडेंस भी दिया जाएगा और रियल एग्जाम जैसे बिल्कुल चेकिंग की जाएगी, ठीक है? इसमें GS1 से लेकर GS6 तक का सेक्शनल टेस्ट भी है, फुल एंड टेस्ट भी है। और यूपी स्पेशल का आपको लेना चाहते हैं, केवल यूपी स्पेशल करना चाहते हैं, तो ये भी हमारे द्वारा प्रोवाइड कराया जा रहा है, ठीक है? दोनों भाषाओं में उपलब्ध है। और आप अंतिम सिलेक्शन लेना चाहते हैं और अच्छी रैंक करना चाहते हैं, तो स्टडी फर्स्ट सर्विस सर उसके पेड ग्रुप से जुड़ना बिल्कुल भी ना भूलें। और अधिक जानकारी के लिए आपके आंसर का जो व्हाट्सएप नंबर है, यहाँ से जुड़ सकते हैं, ठीक है? ये वाला नंबर, और इन नंबरों पर भी आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, ठीक है? तो ये हो गया हमारा छोटी सी इन्फॉर्मेशन आपके लिए। और आगे बढ़ते हैं, तो सवाल नंबर 3 देखते हैं। सवाल नंबर 3 क्या है हमारा? पेपर 3 से है हमारा, critically analyze the role of GM crops in addressing India's problem of food insecurity while evaluating its ecological, ethical and long term implications, ठीक है? तो पहला सवाल नंबर 3 है हमारा, भारत की खाद्य सुरक्षा को समस्या को दूर करने में GM फसलों की भूमिका का आलोचनात्मक विश्लेषण करें और इसके पारिस्थितिकी, नैतिक और दीर्घकालिक प्रभावों का मूल्यांकन करें। तो जब भी क्रिटिकल एनालाइज का विषय आता है, तो हमको उसके पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों प्रभावों को बताना पड़ता है, लास्ट में एक बैलेंस कंक्लूजन को लिखना पड़ता है। तो हम लोग बताते हैं इंट्रोडक्शन कि GM क्रॉप्स क्या होते हैं, ठीक है? इंट्रोडक्शन ये हमारा हो जाएगा इंट्रोडक्शन। तो हम बता सकते हैं कि आनुवांशिक रूप से संशोधित फसलों यानी GMO एक पौधा, जानवर या जीव है जिनकी आनुवांशिक सामग्री का प्रयोग आनुवांशिक सामग्री को प्रौद्योगिकी का उपयोग करके बदल दिया गया है, ठीक है? FAO यानी FAO की परिभाषा है, क्या है बच्चों? A genetically modified organism and GMO is a plant, animal or organism that has had its genetic material altered using technology। तो ये हो गया हमारे डिफरेंस GM क्रॉप्स की, ठीक है? आगे कुछ बताया गया है कि इसमें DNA का संशोधन शामिल है, यानी चयनित जीव को एक जीव से दूसरे जीव में स्थानांतरित किया जाता है, ठीक है? GM जीवों से या तो उनका उपयोग करके उत्पादित फसलों को GM क्रॉप्स से कहते हैं। क्या हो गया? GM फसलों या उनका उपयोग करके उत्पादित फसलों को हम लोग GM क्रॉप्स कहते हैं। इसमें वांछित विशेषताएं, सूखा प्रतिरोधी या पोषण मूल्य, उदाहरण के लिए लोहे से भरपूर अनाज को प्राप्त करने के लिए एक नया DNA पौधे की कोशिकाओं को इंजेक्ट किया जा सकता है। तो ये हमारा, जैसे हम लोग मान लेते हैं कि GM क्या कहते हैं हम लोग, कपास,
ये जिम क्रॉप्स जो होती है इसके उत्पादन अधिक होता है। ये सूखा में भी लग सकती है। इसके अलावा जो इसमें क्या कहते हैं रोग लगते हैं उनमें कम दिखाई पड़ती है। तो ये भारत में सूपा जीएम क्रॉप का इसका एक उदाहरण हो जाएगा। ठीक है? तो ये हो गया इंट्रोडक्शन हमारा जीएम क्रॉप्स का। अब हम देखते हैं इसका गुण। इसमें गुण क्या है बच्चों? ये मेरिट्स क्या है? इसकी हाई यील्ड मतलब उत्पादन अधिक होता है। मतलब 80 से 30 से 80% तक जो बीटी कॉटन है इसका उत्पादन भारत में अधिक दिखाई पड़ता है। इसके अलावा क्रॉप प्रोटेक्शन हमने आपको बताया था रोगों से इसको सुरक्षा मिलती है। तो ये होगा क्रॉप प्रोटेक्शन। ठीक है? इसके अलावा एड्रेसिंग द हिडन हंगर्स मान लेते हैं हम लोग हमारे यहाँ जो भूख दिखाई पड़ती है मतलब कुपोषण दिखाई पड़ता है क्यों खाद्य असुरक्षा फूड इनसिक्योरिटी इसको भी एड्रेस करने में ये सहायता कर सकती है। ठीक है? क्लाइमेट रिजिलियंस मतलब जो हमारी जलवायु परिवर्तन होता है इसके कारण सूखा बाढ़ इस सभी में भी वर्षा का लेट होना इसमें प्रतिरोध दिखाई पड़ता है लचीलापन दिखाई पड़ता है किसमें जीएफ क्रॉप्स में। ठीक है? इसके अलावा रिड्यूस फूड वेस्टेज इसमें यानी फूड वेस्टेज होता है इसमें कमी दिखाई पड़ती है किसके माध्यम से जीएम क्रॉप्स के जीएम फसलों में। ठीक है? इसके अलावा एडवांटेज टू द फार्मर्स क्योंकि उत्पादन ज़्यादा होता है रोगों में कमी आती है सूखा को भी सह लेता है तो जो किसानों की लागत होती है उसमें कमी आती है लागत में कमी आती है। अब लागत में कमी आएगी तो इकोनॉमिक एडवांटेज तो होगा किसानों के को अधिक लाभ बढ़ेगा इसकी आय बढ़ सकती है कितनी आय बढ़ जाएगी किसानों की ये हो गया उनको आर्थिक लाभ। इसके अलावा आपूर्ति श्रृंखला जो होती है हमारी उसको मजबूत मिलता है जब उत्पादन ज़्यादा होगा तो उद्योगों के पास ज़्यादा पहुँचेगा तो ग्राहकों के लिए उत्पन्न ज़्यादा होगा। ग्राहकों के लिए जो खाद्यान्न की क्या कहते हैं उत्पादकता है या उपलब्धता है वो अधिक होगी। तो हमारी जो श्रृंखला है फूड चेन सप्लाई उसको मजबूत करता है कौन? हमारी जीएम क्रॉप। परंतु इसके कुछ दोष भी हैं डिमेरिट्स भी हैं। कैसे? इसके पर्यावरण जोखिम है जैसे जो हमारे जो द्वितीयक खरपतवार होते हैं वो रेजिलिएंट हो सकते हैं मतलब उन पर किसी भी चीज़ का प्रभाव नहीं पड़ेगा तो जो रोगों की क्या कहते हैं रोगों की जो क्षमता है वो बढ़ सकती है। इसके अलावा जैव विविधता के लिए खतरा बन सकते हैं मतलब ऐसा कोई पेस्टिसाइड बन गया जिसने पर्यावरण को नुकसान पहुंचाना शुरू कर दिया तो ये भी हो सकता है। इसके अलावा हमारा जो मृदा क्षरण है यानी सॉइल डिग्रेडेशन है जिसको भी कहीं ना कहीं जीएम क्रॉप्स के कारण एक नया खतरा पैदा हो सकता है। इसके अलावा कोऑपरेटिव कंट्रोल मान लेते हैं कि जीएम क्रॉप्स के जो बीज हैं वो किसी एक कंपनी के पास है इसी एक कंपनी के पास है तो वो क्रॉप्स का जो रेट है उस पर अपनी मनमानी कर सकते हैं यानी जो कोऑपरेटिव नियंत्रण है वो लगातार बढ़ सकता है। इसके अलावा इसकी जो लागत है वो इनफेक्टिव है मतलब जो बीज होता है ये बहुत ज़्यादा महंगे होते हैं जिससे सारे किसान इसको खरीद नहीं पाते हैं तो कुछ किसानों की पहुंच से बाहर हो जाते हैं जिससे असमानता को बढ़ावा मिलता है। तो ये कुछ के डीमेरिट्स भी हमने आपको बता दिए। इसके अलावा एथिकल कंसर्न्स क्या है? तो ये कौन से हो गए? पर्यावरणीय दोष। ठीक है? इसके अलावा एथिकल कंसर्न्स क्या है हमारे? मानव स्वास्थ्य पर हानिकारक प्रभाव मान लेते हैं कि जो क्रॉप्स हमने बनाई उसमें कोई निगेटिव इम्पैक्ट पैदा हो गया और हमने उसको खा लिया जैसे बेटी बैगन तो हमारी हेल्थ है उस पर लगातार हानिकारक प्रभाव निगेटिव पड़ सकते हैं। इसके अलावा हमारी कैंसर कोशिकाओं का भी इससे विकास हो सकता है। ठीक है? तो इम्पैक्ट ऑफ फार्मर्स और किसानों पर भी इसका प्रभाव पड़ सकता है क्योंकि रेट ज़्यादा होगा। इसके अलावा जो किसान इसको अफ़ोर्ड नहीं कर सकते उनकी क्या कर सकते हैं लागत अधिक ज़्यादा हो जाएगी। उनकी जब लागत अधिक ज़्यादा होगी तो वो लोग पिछड़ते चले जाएँगे। ठीक है? ये किसानों पर भी इसके प्रभाव नेगेटिव पड़ सकते हैं। अब ये आगे हो सकती है हमारा इसके लिए हमको कठोर रेगुलेटरी रिफॉर्म करने पड़ेंगे। फील्ड ट्रायल को बढ़ावा देना पड़ेगा जितने अच्छे फील्ड ट्रायल होंगे उतने अच्छे हम लोग पॉलिसी बना सकते हैं। इसके अलावा जो जीएम फूड्स हैं उसकी लेबलिंग करनी पड़ेगी हमको बताना पड़ेगा कि जो भी कोई खरीद रहा है तो वो जैसे हम लोग देख खरीदते हैं ना कि आज ये वाला नॉन वेज है ये वेज है तो उसी तरह हमको जीएम जो फसलें हैं उनको बताना पड़ेगा कि इस पे जीएम क्रॉप का टैग लगाए और ये वाली जीएम क्रॉप की फसल है। ठीक है? तो जीएम क्रॉप्स की लेबलिंग करना पड़ेगा। इसके अलावा हमको नेशनल पॉलिसी ऑन जीएम क्रॉप्स को भी बढ़ावा देना पड़ेगा जिससे समग्र विकास को बढ़ावा मिल सके। तो ये होगा हमारा वे फॉरवर्ड। ठीक है? ये होगा सवाल नंबर 3। तो देखते हैं सवाल नंबर 4। सवाल नंबर 4 क्या है हमारा? सवाल नंबर 4 हमारा एथिक्स के पेपर से है और सवाल नंबर 4 हमारा कह रहा है कि अभिव्यक्ति को परिभाषित करें। डिफाइन एटीट्यूड व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ एटीट्यूड एंड हाउ दे आर फॉर्म्ड। तो ये हमारा सबसे महत्वपूर्ण सवालों में से एक है अभिव्यक्ति। हर साल आपसे एक ना एक सवाल अभिव्यक्ति यानी एटीट्यूड पे पूछा जाता रहा है। तो सबसे पहले हमको बताना पड़ेगा कि अभिव्यक्ति क्या है। तो हमको बता सकते हैं कि अभिव्यक्ति का तात्पर्य चीज़ों का एक निश्चित तरीके से मूल्यांकन करने की सीखी हुई प्रवृत्ति है। ठीक है? मतलब ए लर्न टेंडेंसी टू इवैल्यूएट थिंग्स इन ए सर्टेन वे। ठीक है? अगर हम पैट्स के अनुसार बताना चाहें तो अभिव्यक्ति किसी वस्तु या वस्तुओं के वर्ग के प्रति लगातार अनुकूल या प्रतिकूल तरीके से प्रतिक्रिया करने की सीखी हुई प्रवृत्ति है। ठीक है? ये नकारात्मक सकारात्मक तटस्थ हो सकती है। ठीक है? समय के साथ इसमें बदलाव देखा जा सकता है। अभिव्यक्ति के 3 घटक होते हैं कौन-कौन से? भावनात्मक, व्यावहारिक और संज्ञानात्मक। तो बताइए नेगेटिव और जैसे मान लेते हैं कोई पर्सन है, ठीक है? पर्सन है, एक आदमी है ये। इसको जो अगर मान लेते हैं ये नॉर्मल आदमी है तो इसको जो आइसक्रीम है उसके बेस पॉजिटिव होगा, उसको पसंद आएगी। मान लेते हैं इसको शुगर है तो ये आइसक्रीम के बेस नेगेटिव रखेगा। ठीक है? कोई आदमी ऐसा है इसको आइसक्रीम पसंद ही नहीं है तो उसकी जो
अभ्यर्थी एटीट्यूड होगा वो ना तो पॉजिटिव होगा और ना नेगेटिव होगा, बल्कि वो न्यूट्रल होगा, यानी तटस्थ होगा। तो ये हो गया हमारा क्या कहते हैं अभ्यर्थी के जो प्रकार हो सकते हैं, नेगेटिव, पॉजिटिव, तटस्थ। और इससे हम देखते हैं कंपोनेंट्स क्या कर सकते हैं। एक हो सकता है हमारा अफेक्टिव या इमोशनल, एक हो सकता है बिहेवियर, एक हो सकता है कोग्निटिव। अब हम देखते हैं फंक्शन ऑफ एटीट्यूड। पहला फंक्शन क्या है, नॉलेज फंक्शन। मान लेते हैं ज्ञान कारण, मान लेते हैं हम महात्मा गांधी के प्रति पॉजिटिव एटीट्यूड रखते हैं, क्या रखते हैं पॉजिटिव एटीट्यूड, तो महात्मा गांधी के बारे में पढ़ेंगे। जब हम पढ़ेंगे तो हमारा जो ज्ञान है उसमें वृद्धि होगी, तो ये होगा इसका ज्ञान कार्य, क्या होगा नॉलेज फंक्शन। ठीक है, दूसरा क्या है ईगो डिफेंस फंक्शन। मान लेते हैं कि कोई काम हम लोग करना चाहते हैं, हम लोग एनडीए में जाना चाहते हैं, एनडीए में जाना चाहते हैं, पर हम लोग फेल हो जा रहे हैं। ठीक है, फेल हो जा रहे हैं तो हम लोग क्या कहेगा, हमारा ईगो क्या कहेगा, यानी एटीट्यूड क्या कहेगा हमारा, वो तो है ही बेकार, हम उसको जाना ही नहीं है। तो जो हमारा ईगो है इसके भी डिफेंस करने में काम करता है हमारा एटीट्यूड। इसके अलावा वैल्यू एक्सप्रेसेस। मान लेते हैं हम लोग 26 जनवरी यानी गणतंत्र दिवस हमारा जो है, इसको क्या कहते हैं पॉजिटिव एटीट्यूड रखते हैं। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, झंडा लहराएंगे, हम लोग गीत गाएंगे। तो जो हमारी वैल्यूज़ हैं देशभक्ति वाली, इनको क्या कहते हैं अभी हम लोग व्यक्त कर पाएंगे। तो ये हमारा वैल्यू एक्सप्रेशन। इसके अलावा इंस्ट्रूमेंटल फंक्शंस, मतलब जो हमारे सहायक कार्य होते हैं उनको बढ़ावा देने में किसका रोल है, एटीट्यूड का। मान लेते हैं हम लोग आईएएस बनना चाहते हैं और किसी को रोल मॉडल मानते हैं, क्या मानते हैं रोल मॉडल, तो हम लोग उसी की तरह बनना चाहेंगे, किसकी तरह, रोल मॉडल की तरह। तो ये क्या होगा हमारा इंस्ट्रूमेंटल फंक्शन। सहायक कार्य हैं, इनकी भी सहायता करता है हमारा एटीट्यूड। इसके अलावा सोशल एक्सेप्टेंस, मतलब सामाजिक स्वीकृति होती है, उसको भी स्वीकार करने में एटीट्यूड की बड़ी भूमिका होती है। जैसे मान लेते हैं हम लोग कि समाज चाहता है कि हम लोग दहेज प्रथा को कम करें, हमारा एटीट्यूड भी ऐसा ही है कि हम दहेज प्रथा के खिलाफ बोलते हैं, तो समाज है उसमें हमारी स्वीकृति बढ़ जाएगी, क्योंकि हम भी उनकी जो उनके आगे मानक है उन पे चल रहे हैं। ठीक है, हम मान लेते हैं हमारे समाज में लव लव मैरिज को पसंद नहीं किया जा रहा है। ठीक है, हम भी इसका विरोध करें कि लव मैरिज सही नहीं है, मत करना चाहिए, एग्जाम्पल है आपके लिए बस। ठीक है, मौन रहता है, तो जो हमारे समाज में स्वीकृति है वो बढ़ जाएगी। ठीक है, तो ये हो गया हमारा क्या कहते हैं अभिवृद्धि के कारण फंक्शंस ऑफ एटीट्यूड, फंक्शंस ऑफ एटीट्यूड। इसके अलावा क्या है, हाउ आर एटीट्यूड अफॉर्म्ड, मतलब जो अभिव्यक्तियाँ होती हैं उनको निर्माण कैसे होता है। तो सबसे पहले क्या है हमारा डायरेक्ट एक्सपीरियंस। क्या है डायरेक्ट एक्सपीरियंस, जैसे जैसे हम लोग कोई मूवी देखने गए, उसमें जो मैसेज दिखाया गया तो हमने वो डायरेक्ट अनुभव किया, तो ये हो गया हमारा पहला पॉइंट। इसके अलावा डायरेक्ट इंस्ट्रक्शंस, जैसे कोई ऑफिसर के द्वारा हमको निर्देश दिया गया कि ये काम नहीं करना है, तो इसके कारण जो हमारा एटीट्यूड बनेगा वो हो जाएगा हमारा डायरेक्ट इंस्ट्रक्शंस, मतलब प्रत्यक्ष निर्देश के द्वारा। इसके अलावा परिचितता, जैसे हम लोग एक ग्रुप में रहते हैं, जो हमारे ग्रुप में जो भी लोग हैं उनका जो एटीट्यूड है उससे हम लोग परिचित होते हैं, तो हमारा भी एटीट्यूड धीरे धीरे उनकी तरह बनता चला जाता है। और जो समूह प्रभाव, ग्रुप इन्फ्लुएंस, बचपन में जो हमारे साथी थे उनकी जो बातें थी उनका प्रभाव हम पे पड़ता था, तो हमारे एटीट्यूड को निर्माण यहाँ से मिलता था। और लास्ट में क्या है हमारा रीजनिंग एंड इन्फॉर्मेशन गैदरिंग और फैमिली। तो ये सभी जो सोर्स हैं हमारे एटीट्यूड के निर्माण में सहायता करते हैं। ठीक है, और कुछ में थ्योरीज हैं जो हमारे एटीट्यूड के संबंध में दी गई हैं। पहला क्या है हमारा क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी, ऑपरेशनल इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग थ्योरी और ऑब्जर्वेशनल लर्निंग थ्योरी, इनको आप लोग कोड कर सकते हैं। ठीक है, इस तरह हमारा सवाल नंबर 4 कंप्लीट हुआ। लास्ट में आपको कंक्लूजन लिख देना है। ठीक है, आगे बढ़ने से पहले आप सभी के लिए एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन है। आप स्टडी फॉर सर्विसेज के पेड ग्रुप से जुड़ के 2025 के 9 के संबंध में अंतिम सिलेक्शन को सुनिश्चित कर सकते हैं। तो आपके लिए इसके माध्यम से हमारा GS1 से लेकर GS6 तक के कंप्लीट मटेरियल आपको अपडेटेड दिया जाएगा। यूपी बजट, इकोनॉमिक सर्वे, करंट अफेयर सभी को इस पर शामिल किया जाएगा और हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में इसको प्रोवाइड कराया जाएगा। ठीक है, जनरल हिंदी ये 150 नंबर की है। आप इसकी पूरी तैयारी हमारे साथ जुड़ सकते हैं। इसमें आपको कंप्लीट मटेरियल दिया जाएगा, कंप्लीट आंसर राइटिंग होगी, फुल चेकिंग होगी, दल टेस्ट भी आपको दिए जाएंगे। ठीक है, तो ये हो गया हमारा छोटी सी इन्फॉर्मेशन। आगे बढ़ते हैं। और इसमें अगर आप केवल हमारी जो 90 डेज का प्रोग्राम है जिसमें आपको 3 मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन कराए जा रहे हैं जो विदाउट मॉडल आंसर्स होंगे। ठीक है, एक है हमारा मॉडल आंसर के साथ वाला और एक है विदाउट मॉडल आंसर के साथ वाला। 90 डेज का प्रोग्राम हमारा हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में कराया जा रहा है, तो आप इससे जुड़ सकते हैं। ठीक है, और इसमें GS1 से लेकर GS6 तक के क्वेश्चंस को कवर किया जाएगा। ठीक है, उसमें अगर निबंध की अच्छी तरह से तैयारी करना चाहते हैं तो हमारे एक पेड ग्रुप से जुड़ सकते हैं, जिसमें 26 टॉपिक कराए जाएंगे। फीडबैक वॉइस मैसेज के माध्यम से मॉडल आंसर कराएंगे, पर्सनल गाइडेंस भी आपको दिया जाएगा। और हमारी एक टेस्ट सीरीज भी चल रही है जो हिंदी इंग्लिश दोनों भाषाओं में है। ठीक है, इसमें कम मॉडल आंसर दिए जाएंगे, कंप्लीट आंसर राइटिंग होगी, फीडबैक होगा, पर्सनल गाइडेंस भी होगा और बिल्कुल रियल एग्जाम जैसी चेकिंग कराई जाएगी आपके आंसर्स की। ठीक है, और GS1 से लेकर GS6 तक का सेक्शनल टेस्ट में शामिल होंगे।
जीएस इसके फुल एंड भी आपको कराए जाएंगे, और केवल पाँचवा छठा पेपर यानी यूपीएससी सिविल के संबंध में आप लोग जुड़ना चाहते हैं तो जुड़ सकते हैं। और ये हमारी जो टेस्ट सीरीज है बिल्कुल रियल एग्जाम के आधार पर पैटर्न को कराया जाएगा, हिंदी इंग्लिश दोनों भाषाओं में होगा। अधिक जानकारी के लिए आप इन नंबर्स पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ये ज्ञान सर का व्हाट्सएप नंबर है और ये वाले नंबर है, इन पे आप कॉल या व्हाट्सएप करके अधिक जानकारी ले सकते हैं। और इसको वीडियोस को पॉज करके जो भी यहाँ पे लिखा है उसको भी आप लोग पढ़ सकते हैं। तो ये छोटी सी इन्फॉर्मेशन थी, चलिए आगे बढ़ते हैं। और आज का सवाल नंबर 5 है हमारा। सवाल नंबर 5 हमारे यूपी स्पेशल से है, सब पेपर 5 से। व्हाट मेजर्स हैज द उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट इम्प्लीमेंटेड टू कम्बैट साइबर क्राइम्स, मतलब साइबर अपराधों से निपटने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने क्या कदम उठाए हैं। तो ये हो गया सवाल नंबर 5 हमारा, और हम देखते हैं इसमें क्या स्टेप्स बताए गए हैं। तो पहला सवाल क्या है, तो इसका इंट्रोडक्शन हम लोग लिखते हैं। इंट्रोडक्शन क्या सकते हैं हम लोग कि साइबर अपराध में उत्तर प्रदेश देश में 8वें स्थान पर है। कितने? 8वें स्थान पर है। 2020 में साइबर अपराधों के कुल 11,097 मामले उत्तर प्रदेश में देखे गए। 2021 में 8,829 और 2022 में 10,117 मामले दर्ज किए गए। तो ये जो डाटा है हमारा ये बहुत महत्वपूर्ण है। अब इस डाटा को कोड करेंगे तो जो आपका उत्तर है उसकी जो प्रभाविता है यानी इफेक्ट है वो बढ़ जाएगा। ठीक है, तो ये होगा आपका इंट्रोडक्शन पार्ट। ठीक है, तो ये हो गया इंट्रोडक्शन पार्ट हमारा। अब हम देखते हैं उत्तर प्रदेश की कौन कौन सी पहले हैं जो साइबर क्राइम से निपटने के लिए चलाई जा रही हैं। तो इसको आप लोग बता सकते हैं कैसे। यूपी साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन, यानी जो उत्तर प्रदेश के जितने भी जिले हैं उनमें जो पुलिस स्टेशन है वहाँ पे यूपी साइबर पुलिस स्टेशन खोले जा रहे हैं। जिस तरह से हमारा नॉर्मल स्टेशन होता है उसी तरह साइबर पुलिस स्टेशन भी खोले जा रहे हैं। इसके अलावा साइबर क्राइम रिपोर्टिंग हेल्पलाइन, मतलब एक हेल्पलाइन नंबर है जो उत्तर प्रदेश में कोई भी साइबर अपराध होता है उसके संबंध में आप लोग रिपोर्ट कर सकते हैं उस हेल्पलाइन पर कॉल करके। तो ये सेकंड पॉइंट हमारा। थर्ड पॉइंट क्या है हमारा, साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल। ये एक ऐसा पोर्टल है जिसके माध्यम से अपनी सूचना को डायरेक्ट रजिस्टर कर सकते हैं साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल पे। ठीक है, तो ये थर्ड पॉइंट हमारा। फोर्थ पॉइंट का हमारा पब्लिक अवेयरनेस कैंपेन, मतलब लोगों को साइबर अपराध के संबंध में कि साइबर अपराध क्या होता है, इसे आप कैसे बचें, कहाँ आप रिपोर्ट कर सकते हैं। ठीक है, ये सारी चीज़ें बताई जा रही हैं लोगों को, इसके लिए कैंपेन चलाए जा रहे हैं। ठीक है, अभियान चलाए जा रहे हैं। ठीक है, अवेयरनेस कैंपेन। तो ये हो फोर्थ पॉइंट। पांचवा पॉइंट क्या है हमारा, कोलेबोरेशन विद इंडस्ट्री एंड एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस, मतलब साइबर अपराध से निपटने के लिए जो उद्योग है हमारे, मतलब साइबर अपराध के लिए कौन से कार्य किया सकते हैं। तो उसके लिए उद्योग है हमारी और जो शैक्षणिक संस्थाएं हैं उनके साथ कोलैब किया जा रहा है उत्तर प्रदेश की गवर्नमेंट के द्वारा, जैसे IIT कानपुर। ठीक है, इसका भी एग्जाम्पल आप लिख सकते हैं। ठीक है, हो गया हमारा पांचवा पॉइंट। छठा पॉइंट क्या है हमारा, कैपेसिटी बिल्डिंग एंड ट्रेनिंग। तो साइबर अपराध से निपटने के लिए जितने भी कर्मचारी हैं हमारे, जैसे पुलिस स्टेशन में काम करने वाले, हेल्पलाइन पर काम करने वाले, उनकी ट्रेनिंग और कैपेसिटी बिल्डिंग को बढ़ावा दिया जा रहा है। ठीक है, 6 पॉइंट हो गया हमारा। 7 पॉइंट क्या है हमारा, साइबर सिक्योरिटी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, मतलब साइबर सुरक्षा अवसंरचना विकास। मतलब ऐसे कोई एप्लीकेशन है, जैसे एप्लीकेशन है जो हमारा जितने भी हमारी जो मतलब वायरस है उससे निपटने के लिए बनाया जा रहा है, तो ऐसे एप्लीकेशन को लगातार इस यानी जो अवसंरचना है उसको बढ़ावा दे रही है कौन, उत्तर प्रदेश सरकार। इसके अलावा उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा कोऑर्डिनेशन विद नेशनल एजेंसीज, मतलब राष्ट्रीय एजेंसी जो है उनके साथ सहयोग किया जा रहा है, जिसमें नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल, नेशनल साइबर क्राइम ट्रेनिंग सेंटर एंड साइबर क्राइम प्रिवेंशन अगेंस्ट वुमेन एंड चिल्ड्रन। ये जो पहले हैं जो राष्ट्रीय स्तर पर काम संचालित हैं, इन सभी के लिए इन सभी के साथ उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा लगातार सहयोग को बढ़ावा दिया जा रहा है। तो ये हो गया हमारी गवर्नमेंट स्कीम जिनके द्वारा यूपी सरकार यानी यूपी गवर्नमेंट इनिशिएटिव के द्वारा उत्तर प्रदेश में साइबर अपराध को निपटने का प्रयास कर रही है। ठीक है, तो इन पॉइंटों को आप लोग ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, इनको लास्ट में आपको क्या बताना है, कंक्लूजन। कंक्लूजन क्या बता सकते हैं कि वर्तमान समय में साइबर अपराध एक उभरता हुआ नया अपराध का एरिया है, इसके माध्यम से जिसके माध्यम से लोगों को साइबर क्राइम का शिकार बनाया जा रहा है। उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा लगातार विभिन्न प्रयासों के तहत साइबर अपराध से निपटने उससे निपटने तथा अवसंरचना विकास के माध्यम से इसको न्यूनतम करने हेतु लगातार प्रयास किया जा रहा है। इस तरह का कोई भी आप लोग डाटा बता सकते हैं, कंक्लूजन लिख सकते हैं। तो आप साइबर क्राइम रिपोर्ट जो होती है उसको भी आप लोग मेंशन करेंगे तो बेटर होगा। ठीक है, तो सबसे पहले आपको बताना है इंट्रोडक्शन पार्ट बताना है। इंट्रोडक्शन क्या होता है हमारा, इसमें आप लोग यूपी का डाटा बता सकते हैं या आप लोग साइबर अपराध भी बता सकते हैं। साइबर अपराध बता सकते हैं कि साइबर अपराध से तात्पर्य उन अपराधों से हैं जिसमें इंटरनेट, कंप्यूटर एनएसटीटी और अवसंरचना के माध्यम से, ठीक है, इंटरनेट अवसर और कंप्यूटर अवसंरचना के माध्यम से अपराधों को बढ़ावा दिया जाता है, जिसमें ट्रोजन, हॉकिंग, वायरस, ठीक है, मालवेयर, ये सारे जो फंक्शन हैं इसी साइबर अपराध के अंतर्गत आ जाते हैं। ये सारी चीज़ें आप लोग बता सकते हैं किसमें, साइबर अपराध से संबंधित। तो आप लोग या तो साइबर अपराध की डेफिनेशन बता सकते हैं, इसके अलावा जो डाटा इसको भी शुरुआत कर सकते हैं। उसके बाद गवर्नमेंट स्टेप्स जो पूछा गया था आपका सवाल, ये वाला भी बता सकते हैं। और लास्ट में आपको कंक्लूजन लिखना है। ठीक है, कि सवाल नंबर 5 हमारा वो एक डिटेल में हो गया, पूरा कंप्लीट मैंने आपको बता दिया है। ये सवाल नंबर 5 हो गया। और सवाल नंबर आज का 6 देखते हैं जो कि लास्ट सवाल है हमारा। सवाल नंबर 6 क्या है हमारा, आइडेंटिफाई द फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर सॉइल डिग्रेडेशन इन उत्तर प्रदेश, हाईलाइट द स्टेप्स टेकन बाय स्टेट गवर्नमेंट टू इम्प्रूव सॉइल हेल्थ। तो पेपर 6 से हमारा क्या है, पेपर 6 से हमारा सवाल पूछा गया है कि उत्तर प्रदेश में मृदा क्षरण, सॉइल डिग्रेडेशन, मृदा क्षरण के लिए जिम्मेदार कारकों की पहचान करें। स्वास्थ्य,
मृदा स्वास्थ्य में सुधार के लिए राज्य सरकार के द्वारा उठाए गए कदमों पर प्रकाश डालें। तो सबसे पहले हमको कारक बताने हैं और फिर स्टेप्स जो उठाए गए हैं उनको बताना। तो सबसे पहले हमको बताना पड़ेगा मृदा क्षरण क्या है। इसको आप लोग इंट्रोडक्शन में लिख सकते हैं। किसमें? इंट्रोडक्शन में। ठीक है, इंट्रोडक्शन में आप लोग लिख सकते हैं कि मृदा क्षरण क्या है। तो आप बता सकते हैं कि मृदा क्षरण से तात्पर्य मृदा की उत्पादकता और उर्वरता में कमी से है। उत्तर प्रदेश में हम लोग देखें तो राज्य के लगभग 120.44 लाख हेक्टेयर भूमि मृदा अपरदन से प्रभावित है। ठीक है, 120.44 लाख हेक्टेयर में से 73.53 लाख हेक्टेयर भूमि का कटाव जल के कारण होता है। इसके अलावा 40.91 लाख हेक्टेयर भूमि भूमि लवणता, बंजर भूमि भराव, भूमि लवणता, बंजर भूमि, जल भराव और बाढ़ की समस्या से प्रभावित है। तो ये डाटा है और इसकी सॉइल डिग्रेडेशन इसकी परिभाषा भी बताई गई है। तो आप लोग इसको इंट्रोडक्शन में यूज कर सकते हैं। ठीक है, डाटा लिखेंगे तो बेटर होगा, इसका प्रभाव पड़ेगा आपके आंसर में। आप लोग जो बात कर रहे हैं वो सही है। ठीक है, ऑथेंटिक है। ठीक है, तो ये होगा हमारा इसका इंट्रोडक्शन। अब हम देखते हैं कारण कौन से हैं जो मृदा क्षरण को बढ़ावा दे रहे हैं। सबसे पहला क्या है हमारा? डिफोरेस्टेशन, मतलब वनों की कटाई। वनों की कटाई लगातार की जा रही है। जैसे हम कोई नया उद्योग बना रहे हैं, सड़क बना रहे हैं, हाईवे बना रहे हैं, रोड बना रहे हैं, इन सभी के माध्यम के लिए वनों की हम लोग कटाई कर रहे हैं। जैसे 2015 से 19 के दौरान 163.76 हेक्टेयर वन भूमि को गैर वानिकी उद्देश्यों के लिए बदल दिया गया। उदाहरण के लिए वैश्विक वन रिपोर्ट 2021 के अनुसार उत्तर प्रदेश में 2.91 हेक्टेयर प्राकृतिक वन खो दिया है। अब ठीक है, तो ये हमारा हो गया पॉइंट नंबर 1। ठीक है, दूसरा पॉइंट क्या है हमारा? अत्यधिक चराई। अत्यधिक चराई, जैसे पशु हैं, पशु जब चारा के लिए किसी क्षेत्र में जाते हैं तो वो लगातार चरते रहते हैं, तो जो वहाँ की मृदा की गुणवत्ता है उसमें कमी आती है, तो हो गई अत्यधिक चराई। ठीक है, ओवरग्रेजन। दूसरा क्या है? जल भराव। पूर्वी और मध्य उत्तर प्रदेश में बाढ़ बाढ़ के कारण जल जब लगातार ज़्यादा समय तक जल भराव रहता है तो जो वहाँ पे लवणता होती है वो बढ़ती जाती है, जिससे मृदा की जो गुणवत्ता है उसमें कमी आती है। तो ये हो गया पॉइंट नंबर 3। इसके अलावा पॉइंट नंबर 4 क्या है हमारा? पॉइंट नंबर 4 है फ्लड्स, मतलब बाढ़। इसके माध्यम से बाढ़ के माध्यम से मृदा में कटाव होता रहता है, जो गंगा के मैदानों में हमको दिखाई पड़ता है। ठीक है, जिससे गंगा की जो हमारी मृदा की गुणवत्ता उसमें भी कमी दिखाई पड़ती है। ठीक है, ब्लड फ्लड्स हो गया। अब हम देखते हैं हवा का कटाव। जैसे पश्चिमी उत्तर प्रदेश, आगरा मथुरा है जहाँ पे हवा तेज चलती है। हवा के कारण जो मृदा की ऊपरी परत है उसका कटाव होता है और जिससे मृदा की गुणवत्ता वो लगातार कम होती चली जाती है। ठीक है, तो ये होगा विंड इरोजन। आगे क्या है हमारा? ओवर इरिगेशन, मतलब अत्यधिक सिंचाई। जैसे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हमको दिखाई पड़ता है कि जहाँ अत्यधिक सिंचाई पड़ती है, अधिक जब सिंचाई होती है तो क्या होता है, जो रसायन होते हैं, केमिकल्स होते हैं, वो मृदा में लगातार जाते रहते हैं। ठीक है, और मृदा की गुणवत्ता में लगातार ह्रास होता रहता है, जो मृदा क्षरण में आता है। ठीक है, तो ये हमारा ओवर इरिगेशन। इसके अलावा फसल उगाने के अवैज्ञानिक तरीके, अवैज्ञानिक तरीके, मतलब अनसाइंटिफिक वे ऑफ क्रॉपिंग। जैसे मान लेते हैं ये कोई हमारा लैंड एरिया है और ये हमारे लिए गेहूँ उपजाने के लिए बिल्कुल सही है, पर हम गेहूँ की जगह इसमें धान उत्पन्न कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? धान उत्पन्न कर रहे हैं। मान लेते हैं यहाँ पे दालें उत्पन्न होनी चाहिए, हम क्या उत्पन्न कर रहे हैं? धान। तो जहाँ जो चीज़ उत्पन्न होनी चाहिए वो बिल्कुल नहीं हो रही है, मतलब अनसाइंटिफिक वे से हम लोग इसको फसल को उगा रहे हैं। ठीक है, इससे क्या हो रहा है? धान अधिक फसल के लिए अधिक सिंचाई की जरूरत पड़ रही है, भूमि की गुणवत्ता के लिए कमी पड़ रही है, नाइट्रोजन की भी नीड होती है। ठीक है, हम रसायन अधिक लगाते हैं, जिससे मृदा का क्षरण है वो लगातार बढ़ रहा है। इसके अलावा हमारा जो उर्वरक है उनका प्रयोग अत्यधिक दिखाई पड़ता है, यानी एनपीके। जो एनपीके का रेशियो होना चाहिए, नाइट्रोजन, फास्फोरस, ठीक है, जो हमारे रसायन होते हैं इत्यादि, उनका जो रेशियो होना चाहिए वो उस मात्रा में ना होकर अत्यधिक दिखाई पड़ता है, जिससे हमारे यहाँ मृदा क्षरण के साथ साथ पानी है उसमें भी आर्सेनिक है, फ्लोराइड है, इन सभी तत्वों की मात्रा बढ़ती जा रही है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा कॉजेस। अब हम देखते हैं गवर्नमेंट स्टेप्स। तो सरकार ने कौन कौन से प्रयास किए हैं, ठीक है, इस दिशा में, किस दिशा में मृदा क्षरण हो रहा है इसके लिए बचाने के लिए। तो सबसे पहला स्टेप्स क्या हमारा उठाया गया है? भूमि सुधार निगम। मतलब भूमि सुधार निगम 1978 में बनाया गया, जो हमारे उत्तर प्रदेश में भूमि की जो गुणवत्ता है उसको सुधार करने के लगातार कार्यरत है। तो हो गया हमारा भूमि सुधार निगम। दूसरा क्या है हमारा? दूसरा यूपी सोडिक लैंड रिक्लेमेशन प्रोजेक्ट, मतलब यूपी सोडिक भूमि सुधार परियोजना। इसके माध्यम से 18 सोडिक जो प्रभावित जिले हैं, यानी जहाँ पे लवणता अधिक हो गई है, उन जिलों में इस प्रोजेक्ट को लाया जा रहा है और बाकी गुणवत्ता को सुधार करने का प्रयास किया जा रहा है। तो पॉइंट नंबर 2। इसके अलावा सॉइल हेल्थ कार्ड, इसके माध्यम से सरकार जो हमारी भूमि है उसका रिपोर्ट बना रही है, कार्ड की तरह काम कर रहा है। उसमें लिखा होता है कि सरकार भूमि की क्या स्थिति है, कौन सा इसमें जो हमारी नाइट्रोजन की कौन सी कमी है, इसमें कितने रसायन पाए जाते हैं, भूमि की गुणवत्ता सुधारने के लिए क्या प्रयास करनी चाहिए। तो एक तरह का बायोडाटा है पूरा, जो भूमि की जानकारी देता है। तो ये होगा हमारा स्वास्थ्य हेल्थ कार्ड। ठीक है, सॉइल हेल्थ कार्ड। अगला क्या है हमारा? रेन वाटर हार्वेस्टिंग इन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्प्रिंकल लेड बुंदेलखंड, मतलब बुंदेलखंड में एक तो वर्षा का जल संचयन किया जा रहा है और जो स्प्रिंकल सेट योजना का वितरण किया जा रहा है, जिसके माध्यम से सिंचाई की गुणवत्ता सुधरती है। जब सिंचाई की गुणवत्ता सुधरेगी तो जल भराव नहीं होगा, जल भराव नहीं होगा तो भूमि की गुणवत्ता में ह्रास होता है, उसमें कमी आएगी। तो ये हो गया बस पॉइंट नंबर 4। पॉइंट नंबर 5 का है जैविक खेती। जब हम जैविक खेती को बढ़ावा देते हैं तो इसमें जो रसायन लगते हैं उनकी मात्रा बिल्कुल कम होती है। ठीक है, रसायन की मात्रा कम होती है, जैसे हमने ऊपर बताया था कि जब रसायन की मात्रा कम होगी तो उर्वरक का यूज कम होगा, उर्वरक का यूज कम होगा तो जो मृदा में जो
तो हमारी जो रसायन जाते हैं उनमें मात्रा में कमी आएगी। जब उनमें कमी आएगी तो मृदा की गुणवत्ता है उसमें सुधार होगा। मतलब जो गुणवत्ता है मृदा की उसमें सुधार मिलेगा, किसके माध्यम से? जैविक खेती के माध्यम से। तो जैविक खेती को लगातार उत्तर प्रदेश में बढ़ावा दिया जा रहा है। ठीक है, आपको बताना है कमेंट में कि पहला राज्य कौन सा था यूपी का, सॉरी भारत का, जहाँ जैविक खेती को पूर्ण रूप से पाया गया। ठीक है, इसको आपको कमेंट करके सभी लोगों को आंसर में बताना। ये आपके पीडीएफ में आ सकता है। ठीक है, तो आप लोग इसको यहाँ पे इस पॉइंट को डाल भी सकते हैं। ठीक है, तो आपके क्वेश्चन एकदम बढ़िया हो जाएगा, आंसर बढ़िया हो जाएगा, अलग से दूसरों से अलग दिखेगा। इसके अलावा भूमि सुधार के लिए लगातार जिप्सम का यूज किया जा रहा है, जिससे जो हमारी सॉइल है, इसकी जो क्वालिटी है उसको इम्प्रूवमेंट मिल सके। तो हम उस पे क्षारीय तत्व जमा हुए हैं, लवणता जमा हुई है, उससे बचाव के लिए लगातार हम लोग जिप्सम का यूज कर रहे हैं। कहाँ पे? उत्तर प्रदेश में। ठीक है, इसके अलावा बनी कृषि वानिकी को प्रोत्साहन, यानी जो एग्रीकल्चर भूमि है उस पे हम लोग वनों को लगा रहे हैं। ठीक है, जैसे वन महोत्सव, यूपी ग्रीन अभियान, इसके माध्यम से जो हमारी वन भूमि है, मतलब जो कृषि भूमि है, उस पे हम लोग वनों को लगा रहे हैं। इससे ना केवल हमारा पर्यावरण संरक्षित हो रहा है, मृदा की गुणवत्ता बढ़ रही है, बल्कि किसानों की जो आय है वो भी यहाँ पे बढ़ती दिखाई पड़ रही है। मतलब एक तरह से हम लोग एक काम करके कई साधनों को लक्ष्य को प्राप्त कर पा रहे हैं। ठीक है, वनों के माध्यम से पर्यावरण सुधार हो रहा है, इसके अलावा मृदा की गुणवत्ता बढ़ रही है, किसानों की आय बढ़ रही है। तो ये हो गई हमारी एग्रो फॉरेस्ट्री। ठीक है, इसके अलावा अगला पॉइंट है हमारा कृषि मतलब प्रशिक्षण और शैक्षणिक पाठ्यक्रम, मतलब ट्रेनिंग और एजुकेशनल कोर्सेज। मतलब हम लोग ऐसे कोर्सेज को लॉन्च कर रहे हैं, जैसे मान लेते हैं स्वयं प्रभा है या स्वयं है। स्वयं स्वयं के माध्यम से या डीडी चैनल के माध्यम से हम लोग किसानों को जागरूक बना रहे हैं कि उनके, और इसके अलावा किसानों की सहायता करने के लिए जो भी लोग होते हैं उनको प्रशिक्षण दिया जा रहा है। शैक्षणिक कार्यक्रम चलाया जा रहा है, जिससे किसानों को जानकारी मिल सके कि कौन कौन से काम कौन से करना चाहिए, कितना रासायनिक उर्वरक का उपयोग करना चाहिए, जल भराव की स्थिति में क्या करें, ठीक है, अधिक सिंचाई के समय क्या करें। ये सारे जो पॉइंट्स हैं, इन सभी के माध्यम से किसानों को जागरूक बनाया जा रहा है। ठीक है, यूपी में। तो ये पॉइंट होगा, पॉइंट नंबर 8 हमारा हो गया। इसके अलावा केंद्र प्रायोजित योजनाएं, यानी सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम। तो जो योजना है इसमें केंद्र राज्य दोनों की भागीदारी होती है। वो कौन सी स्कीम होती है? सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम, जिसमें वर्षा आधारित क्षेत्र विकास, राष्ट्रीय फसल बीमा योजना, राष्ट्रीय बाढ़ से प्रबंधन कार्यक्रम और सतत कृषि के लिए राष्ट्रीय मिशन, इन सभी कार्यक्रमों को उत्तर प्रदेश में भी लागू किया जा रहा है। ठीक है, ये सारे जो प्रोग्राम हमने आपको बताए हैं, इन सभी को उत्तर प्रदेश में लागू किया जा रहा है। ठीक है, उत्तर प्रदेश में लागू किया जा रहा है। तो इनके माध्यम से फसल बीमा योजना, अगर किसी की फसल खराब हो रही है, चाहे फसल कटाई के उपरांत हो या कटाई के पहले हो, तो उसके लिए बीमा का क्या कहते हैं, बीमा की लाभ दे पा रहे हैं। मतलब प्रधानमंत्री फसल योजना भी इसके लिए चलाई जा रही है, राष्ट्रीय फसल बीमा भी इसके लिए चलाई जा रही है। फसलों को जो भी नुकसान होगा उसको बीमा के माध्यम से कवर किया जाएगा। तो ये हो गई हमारी राष्ट्रीय फसल बीमा या प्रधानमंत्री फसल बीमा, जो हम लोग आपको आपने पढ़ी भी होगी, वो वाली हो गई। इसके बाद राष्ट्रीय बाढ़ से प्रबंधन कार्यक्रम, जल की जो आपूर्ति है उसको सुनिश्चित करने के लिए सही रूप से हम लोग राष्ट्रीय बाढ़ से प्रबंधन कार्यक्रम चला रहे हैं। सतत कृषि के राष्ट्रीय मिशन, जो कृषि है वो सतत हो, मतलब पर्यावरण जो संतुलन है उसको ध्यान में रखा जाए, इसके लिए हम लोग सतत कृषि के राष्ट्रीय मिशन, जैसे हम जैविक खेती इसी का भाग हो जाएगा। ठीक है, ऑर्गेनिक खेती हुई, और जो खेती में सिंचाई के लिए स्प्रिंकल जेट से हुआ, ये सारे प्रोविजंस जो भी हमारे मृदा को बेहतर बनाते हैं, पर्यावरण के साथ संतुलन बनाते हैं, तो वो हमारी सारी कौन सी खेती हो जाएगी? सतत कृषि। ठीक है, कौन सी? सस्टेनेबल एग्रीकल्चर। ठीक है, जैसे एसडीजी होता है हमारा, उसी के साथ समतुल्य रूप से सतत कृषि को बढ़ावा दिया जा रहा है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा पॉइंट नंबर 9। ठीक है, ये सारे पॉइंट हो गए, और लास्ट में आपको कंक्लूजन लिख देना है। तो उत्तर प्रदेश की वर्तमान स्थिति क्या है, और इसको कोई भी कंक्लूजन आप लोग बता सकते हैं कि क्या परेशानी रही है उत्तर प्रदेश में, मृदा क्षरण के क्या कारण रहे हैं, और आप लोग कोई भी भविष्य का स्टेप्स या अन्य स्टेप्स जो भी आपको ठीक लगे कंक्लूजन में बता सकते हैं, कि ये आप लोग कंक्लूजन हो जाएंगे। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं, और लास्ट में जाते जाते आपको एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन है कि जो भी आपके लिए 2025 मेंस निकालना चाहता है, अंतिम सिलेक्शन लेना चाहता है यूपीपीएससी में 2025 के संबंध में, स्टडी फॉर सर्विस लेकर आया है आपके लिए पैड ग्रुप, जो कि हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में है। इसके माध्यम से आपको करंट अफेयर, यूपी बजट, इकोनॉमिक सर्वे, और जितना भी मटेरियल है GS1 से लेकर GS6 तक का, वो एकदम अपडेटेड मटेरियल दिया जाएगा, अप टू डेट। ठीक है, इसमें आपके GS1 से लेकर GS6 तक के कंप्लीट मटेरियल को कवर किया जाएगा। मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन जो आपके आ सकते हैं, उनके लिए मॉडल आंसर को प्रोवाइड कराया जाएगा, और जो भी कोर्स हमारा है वो हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में आपको उपलब्ध होगा। ठीक है, इसके अलावा जनरल हिंदी ये 150 नंबर की है, इसके लिए आप कंप्लीट तैयारी करना चाहते हैं तो हमारे ग्रुप से जुड़ सकते हैं, जिसमें आपको कंप्लीट मटेरियल दिया जाएगा, 10 हिंदी के टेस्ट कराए जाएंगे, आंसर राइटिंग होगी, फुल चेक होंगे, और फीडबैक भी आपको साथ साथ ही दिया जाएगा। ठीक है, इसके अलावा आप चाहते हैं कि आपके लिए मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन जो आपके एग्जाम डायरेक्ट इनडायरेक्ट से इनडायरेक्ट टू में पूछे जा सकते हैं, उसके लिए हम लोग एक प्रोग्राम लेकर आए, 90 डेज प्रोग्राम, आंसर राइटिंग प्रोग्राम। इसमें विदाउट मॉडल आंसर वाला एक मॉडल आंसर के साथ है, GS1 से लेकर GS6 तक के जो भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में डायरेक्ट इनडायरेक्ट आ सकते हैं, उनके लिए आपकी डेली प्रैक्टिस कराई जाएगी 3 क्वेश्चन की, और हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में होगा। तो आपको लिए कोई टेंशन नहीं होने वाली है। अंतिम सेक्शन के लिए आप लोग हमसे जुड़ सकते हैं, और अधिक जानकारी के लिए आपको ये नीचे नंबर दिए गए आंसर का व्हाट्सएप नंबर, और ये बड़े नंबर इन पे आप कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं।
और 150 नंबर का निबंध आता है यूपी पीसीएस में, उसका अंतिम तैयारी के लिए आप लोग फुल कंप्लीट तैयारी के लिए हमारे से जुड़ सकते हैं। इसमें यूपी सॉरी 36 निबंध को कराया जाएगा, पर्सनल गाइडेंस दिया जाएगा, फीडबैक के लिए वॉइस मैसेज का यूज किया जाएगा, मॉडल आंसर दिए जाएंगे और कंप्लीट राइटिंग इम्प्रूवमेंट भी आपको कराया जाएगा, ठीक है। तो ये होगी छोटी सी जानकारी। और लास्ट में आपके लिखा है हम लोग टेस्ट सीरीज चला रहे हैं जो कि दोनों भाषाओं में है। इसमें आपको मॉडल आंसर दिए जाएंगे, आंसर राइटिंग फीडबैक होगा, पर्सनल गाइडेंस भी होगा, बिल्कुल रियल एग्जाम जैसी चेकिंग यहाँ पर की जाएगी, ठीक है। इसके अलावा जो टेस्ट होंगे जीएस मंच चलेगा, जीएस 6 तक के, इसमें सेक्शनल टेस्ट भी शामिल है, फुल रैंक टेस्ट भी शामिल है और यूपी स्पेशल यानी 5वें 6ठे पेपर की आपको बिल जोड़ना चाहते हैं तो ये भी हम लोगों के द्वारा चलाया जा रहा है और जो कि हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में होगा। तो अंतिम सिलेक्शन के लिए आप स्टडी फॉर सिविल सर्विस के पेड ग्रुप से बिल्कुल जुड़ना ना भूलें, ठीक है। और अधिक जानकारी के लिए आप ज्ञान सर का ये वाला व्हाट्सएप नंबर और ये वाले नंबर इन पे व्हाट्सएप नंबर या कॉल कर सकते हैं, ठीक है। आज के लिए इतना ही है, मिलते हैं अगली क्लास में, धन्यवाद।